Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Vikas Kumar from Guideline Chemistry Classes छपरा। आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो कि आपका 9th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां जो है मैटर को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए यहाँ जो है मैटर को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, उसके फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे और एक केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस केमिकली जो है उसको क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। एक जो है आपका प्योर सब्सटेंस, सेकेंड इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, तो इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर के भी नाम से जानते हैं। प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में: एलिमेंट्स कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स को जो है क्लासिफाई किया गया है: मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, एम्फोटेरिक मेटल। ओके, एंड कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में: ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, इम्प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो आपने देखा कि मैटर्स को हम जो है इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें इस चैप्टर में हमको फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कंप्लीट स्टडी करना है और इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो यहां से हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसे लिख लो। इसको आप पॉज कर लोगे, पॉज करके आप इसे लिख लोगे। ठीक है, अब जो है हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ध्यान दो, फिजिकल क्लासिफिकेशन है क्या।
ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सॉलिड लिक्विड गैस। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे 3 फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैटर जो होते हैं वो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो जब वो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं तो उनके कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच कुछ स्पेस होते हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहलाते हैं। ठीक है, या इंटर पार्टिकल स्पेस भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे होगे, इस 3 फिगर को देखकर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो है वो सॉलिड है, ये जो है वो लिक्विड है, और ये जो है वो गैस है। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस, अब इन तीनों में डिफरेंस हमको पढ़ना है। ठीक है, differences of solid, liquid and gas। ओके, तो यहां से हम लोग जो है सबसे फर्स्ट जो है सॉलिड के बारे में डिस्कशन कर ले। ठीक है, सॉलिड क्या है? ठीक है, तो हम सॉलिड के बारे में डिस्कशन ये कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि दे हैव डेफिनेट मास, शेप and volume। they have definite mass, shape and volume। चलो ध्यान दो, मास तो आपको समझ में आता है। इस जैसे मान लो कि ये एक मार्कर है और ये मार्कर क्या एक मैटर है, और जब ये जो मैटर है तो इसमें कुछ ना कुछ मास है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें जितने भी क्वांटिटी जो कंटेंट है ना, वही उसके क्या कहलाते हैं? मास कहलाते हैं। तो इसका मास क्या होगा? फिक्स होगा। ऐसा थोड़ा ही है कि हम इसको कहीं और लेकर जाएं, हम यहाँ से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लेके जाए तो क्या इसके मास चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। फिक्स्ड शेप भी इसके क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे, अगर इसमें हम कोई चेंजेस ना लाए। ठीक है, और ऑटोमेटिक जो है इसका शेप चेंज नहीं होगा। उसके बाद जो है वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्युपाइंग। ये जो मैटर है वो कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ना, तो वो ऑक्युपाइंग स्पेस भी क्या होंगे? इसके द्वारा फिक्स होंगे। आप इसको कहीं भी रख दो, वो हमेशा क्या होगा? हर जगह इक्वल स्पेस ऑक्युपाई करेगा, मतलब कि अब इसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो दे हैव डेफिनिट मास, शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, सेकेंड चीज, अब जो है क्या ये आप देख रहे हो कि ये जो मार्कर है क्या ये कंप्रेसेबल है? ये तो कंप्रेसेबल है ना, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। और साथ ही साथ क्या है कि ये रिजिड भी है। रिजिड का मतलब कि इसके कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स इतने एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है, कि वो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पाते। ठीक है, तो ये सॉलिड का प्रॉपर्टीज कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दे हैव या दे आर इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल कह सकते हैं, दे आर रिजिड। ठीक है, ये क्या होता है? रिजिड होते हैं, और इनके पास जो होता है फ्लोइंग टेंडेंसी नहीं होती, यानी कि इनके पार्टिकल्स के बीच जो है फ्लोइंग टेंडेंसी नहीं होती, यानी कि फ्लो नहीं करते। तो दे हैव नो फ्लूइडिटी, दे हैव
नो फ्लूइडिटी, मतलब कि इसके पार्टिकल्स फ्लो नहीं करते हैं, फ्लूइडिटी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी मीन्स क्या हो गया? ठीक है, तो अब देखिए डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी जैसा कि आप जानते हो, मास ऑक्युपाइंग पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है? डेंसिटी कहलाता है। अब जो है यहां पे जैसा कि आप 1 kg आयरन ले लो, ध्यान देना, 1 kg आपने आयरन लिया, ओके, 1 kg आपने कॉटन लिया। ठीक है, कॉटन मतलब रुई। अब आप इन दोनों में ध्यान दो, 1 kg आयरन और 1 kg कॉटन दोनों सॉलिड है, दोनों में फ्लूइडिटी नहीं है। ठीक है, बट कॉटन जो है थोड़ा कंप्रेसिबल भी है, ओके, बट आयरन क्या होता है? कंप्रेसिबल नहीं होते। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों क्या है? सॉलिड ही है। जब ये दोनों सॉलिड हैं तो मास दोनों का सेम, मास दोनों की फिक्स है, 1 kg ये भी है, 1 kg है। आप जैसे किसी भी मार्केट में जाते हो, दुकान पे जाते हो, शॉप पे जाते हो, तो आप क्या करते हो कि 1 kg का फटकारा लेते हो, उससे अकॉर्डिंग आप 1 kg क्या करते हो? कॉटन लेते हो। तो 1 kg कॉटन का जो स्पेस ऑक्युपाइंग होता है, ऑक्युपाइंग स्पेस जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, यानी कितना होता है? तो अब ये बताओ कि इन दोनों में से किसका वॉल्यूम लार्जर है, किसका वॉल्यूम कम है? इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम अधिक है। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जिसके कम होंगे उसके डेंसिटी क्या होंगे? अधिक होंगे। तो वॉल्यूम कम इसका है, इसके द्वारा ऑक्युपाइंग स्पेस कम है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? हाई हो जाएगी, इसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी। और इसका वॉल्यूम अधिक है, तो वॉल्यूम जो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? ये डेंसिटी जो है ना मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर एक टर्म बढ़ रहा है तो दूसरा टर्म घट रहा है। ठीक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, फिर एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स होता है ये। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी आयरन की हाई होगी और कॉटन की कम होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी? लो होगी। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे मान लो कि एक क्लास में, एक बड़ा सा क्लासरूम है, वहां पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं, और उसी क्लासरूम में, बड़े से क्लासरूम में 200 बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप बता सकते हो कि कहाँ पे डेंसिटी अधिक होगी? आपको ये देखने से लग रहा होगा कि वहां पे जहाँ 200 बच्चे बैठे हुए हैं वहां की डेंसिटी अधिक होगी, जहाँ 5 बच्चे बैठे हुए हैं वहां की डेंसिटी कम, क्योंकि उनके बीच क्या स्पेस अधिक है। तो जब पार्टिकल्स के बीच स्पेस अधिक होगा तब ना आप उसको कंप्रेस भी कर सकते हो। तो जब पार्टिकल्स बीच क्या है? स्पेस अधिक है, तो वहां की डेंसिटी कम होती है, और जहाँ पार्टिकल्स बीच स्पेस अगर अधिक है तो वहां की डेंसिटी कम होगी, और स्पेस काफी कम है तो वहां की डेंसिटी क्या होती है? अधिक होती है। ओके, तो देखो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। अब यही बात कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? देखो मेल्ट मीन्स होता है कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन। अगर कोई सॉलिड है, इसको हम हीट करते हैं तो यह मेल्ट होगा। आइस को मेल्ट करते हो तो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। आयरन भी एक सॉलिड है, उसको भी आप मेल्ट करोगे तो अपने लिक्विड में कन्वर्ट होगा। कोई भी मेटल अगर आप हीट करते हो तो अपने लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो हर किसी का मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि हर किसी के लिए हमको टेम्परेचर क्या होगा वहां पे डिफरेंट देना होगा।
मेल्टिंग पॉइंट के केस में कहा जाता है कि जिस टेम्परेचर पर द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड, तो हर एक लिक्विड का, हर एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो डिफरेंट होता है, और वो डिपेंड करता है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, उसके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है, तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हो गया। उसके बाद दे डू नॉट हैव property of diffusion. They do not have property of diffusion. What does it mean? It means that कि diffusion means क्या होता है कि when two substance mix together। अब देखो कोई सॉलिड है, क्या एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में मिक्स हो पाएगा? जैसे आयरन का एक रॉड है, एक रॉड सिल्वर का है, आप उसको एक दूसरे से टच करके रखो तो क्या वो मिक्स हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और डिफ्यूजन केस में क्या होता है कि मिक्स हो जाता है, जैसे वाटर में अल्कोहल मिलाओ, मिक्स हो गया, डिफ्यूजन हो गया। यहाँ पे अगर हम परफ्यूम स्प्रे करें, परफ्यूम क्या होगा, पूरे एयर में जाकर मिक्स हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, है कि नहीं? आपके मोहल्ले में कहीं चिकन बन रहा हो तो वहाँ सबकी महक आपके पास चली आती है, तो डिफ्यूजन कहलाता है, मिक्स हो जाता है एयर में। ठीक है, कहीं अगरबत्ती जल रहा हो, वो भी क्या होता है, उसके बेसन हमारे एयर में मिक्स हो जाता है, तो वो भी क्या है, तो वहाँ पे डिफ्यूजन है। बट यहाँ पे मेटल के केस में क्या डिफ्यूजन हो पाता है? तो नहीं हो पाता है, यानी कि सॉलिड जो है वो डिफ्यूजन नहीं करते। लेकिन कुछ कंडीशंस में डिफ्यूजन सॉलिड के बीच भी होता है, जैसे कि मान लो चौक, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल्स और चौक दोनों क्या है, सॉलिड है। कुछ दिनों तक चौक को ऐसा ही डस्ट के प्रेजेंस में रख दो, आप देखोगे उसमें डस्ट जो क्या जाएंगे, डिपोजिट हो जाएंगे, उसमें कुछ मिक्स हो जाता है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम डिफ्यूजन में भी पॉसिबल। सो जनरल डिफ्यूजन नहीं होता है, कभी किसी कंडीशन में जो है डिफ्यूजन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास सॉलिड के एग्जांपल्स, सॉलिड के प्रॉपर्टीज। ओके, अब जब हम लोग डिस्कशन करेंगे लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में। लिक्विड क्या है भाई? तो दे हैव definite volume and indefinite shape। अब चलो जान लो, they have definite volume and indefinite shape। अब यहाँ पे जो है वॉल्यूम क्या होते हैं और वो कैसे फिक्स होते हैं, जैसे सपोज वॉल्यूम का मतलब होता है कि ऑक्यूपाइंग स्पेस। एक गिलास है, इसमें इतना वाटर है, ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम इसको किसी बड़े टब में रखते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ तक जो है स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये जितना हाइट ये था उतना हाइट यहाँ नहीं जाएगा, हाइट कम होगा क्योंकि इसका विड्थ क्या है, ब्रेथ बढ़ गया। बट यहाँ पे जो ये टोटल वॉल्यूम जो आप ऑक्यूपाई करोगे, टोटल जो स्पेस ऑक्यूपाई करोगे, वो इसका टोटल वॉल्यूम इसके इक्वल होगा। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होते हैं। हाँ, इनडेफिनिट शेप, यहाँ पे इस ग्लास के शेप के जैसा है, यहाँ पर ये टब के शेप के जैसा है, तो यहाँ पर इनडेफिनिट शेप होते हैं। क्लियर? अब जो है they have
they have high intermolecular space than solid. They have high intermolecular space than solid. सॉलिड के एस्पेक्ट में उसके पास इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस जानते हो, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर इज नोन एज इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो यहाँ देख रहे हो कि ये जो लिक्विड था और ये सॉलिड था, तो इस सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच क्या स्पेस अधिक है, तो स्पेस अधिक होंगे। They have weak intermolecular force of attraction. They have weak intermolecular force of attraction. अब देखो पार्टिकल्स के बीच जैसे स्पेस क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, कम हो जाएंगे। सॉलिड के एस्पेक्ट में लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है। अब देखो यहाँ जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं उतना भी अधिक नहीं होते ताकि उसको कंप्रेस किया जा सके। सो दे आर ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। उसके बाद दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते, ठीक है। हैंस दे शो फ्लूइडिटी, वो क्या शो करते हैं, तो फ्लूइडिटी को शो करते हैं, कोई डाउट। दे आर नॉट रिजिड, हैंस दे शो, वो रिजिड है क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच उतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते ताकि वो रिजिड हो। सो वो फ्लूइडिटी को शो करते हैं, वो फ्लो करने लगते हैं, ठीक है। फ्लूइडिटी मींस होता है टेंडेंसी टू फ्लो, ओके। अब जो है they have low melting point and boiling point than solid, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड के एस्पेक्ट में क्या होता है, तो कम होता है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसके लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है ताकि उसको जो है मतलब कि हाई टेम्परेचर पे मेल्ट और बॉइल कर सके। सॉलिड के एस्पेक्ट में लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो कम होता है, ठीक है। यहां पर they have low density than solid। और ध्यान दो डेंसिटी, अभी मैंने आपको बताया कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब 1 kg आप आयरन ले लो और 1 kg मिल्क ले लो, अब बताओ कि इन दोनों में से किसका वॉल्यूम अधिक होगा, तो वॉल्यूम अधिक होगा 1 kg मिल्क का। 1 kg आयरन का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। मैंने अभी आपको बताया कि जिसका वॉल्यूम अधिक होगा उसकी डेंसिटी कम। तो यहाँ पर 1 kg मिल्क का वॉल्यूम अधिक है, सो वहां पे उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। 1 kg आयरन का वॉल्यूम कम है, सो उसकी डेंसिटी अधिक हो जाएगी। तो आयरन क्या था, सॉलिड, मिल्क क्या था, लिक्विड, ठीक है। तो हम कंपेरिजन करें तो लिक्विड की डेंसिटी क्या है, कम।
किससे? तो सॉलिड से। ठीक है, उसके बाद they have property of diffusion। ठीक है, they have property of diffusion। अब यहां पे ध्यान दो, वो डिफ्यूज करते हैं, मिक्स होते हैं। जैसे वाटर में आप अल्कोहल मिक्स कर दो, क्या होता है? मिक्स हो जाता है, डिफ्यूजन। वाटर में मिल्क मिक्स कर दो, मिक्स हो जाएगा, दैट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को शो करते हैं। बट कुछ ऐसे भी लिक्विड होते हैं ना जो मिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि वाटर में ऑयल मिक्स करो, क्या होता है? क्या दोनों मिक्सबल हैं? दोनों मिक्स हो पाते हैं? नहीं। तो जब दोनों मिक्सबल हैं तो डिफ्यूजन नहीं शो करते। नहीं, कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि डिफ्यूजन नहीं कर पाते, और वो डिपेंड करता है उनकी डेंसिटी पे। तो जिसकी डेंसिटी लो होगी वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा, जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो डाउन की तरफ रहेगा, और दोनों एक दूसरे से एक सेपरेट लेयर बनाकर एक दूसरे के अबव रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ केसेस में जो है लिक्विड भी डिफ्यूजन शो नहीं करते हैं। ओके, तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपके किसके? तो लिक्विड के। ठीक, तो आप इसको लिख लो ताकि इसको हम डालें। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ठीक है, तो गैस के प्रॉपर्टीज, फर्स्ट दे हैव indefinite volume and indefinite shape। अब ध्यान दो, इनडेफिनिट वॉल्यूम भी होते हैं और इनडेफिनिट शेप भी होते हैं। वो कैसे? अगर हम 1 kg गैस को एक छोटे से सिलेंडर में हम पैक करें, इतने बड़े सिलेंडर में, और उसी 1 kg गैस को हम ट्रांसफर कर दें किसी बड़े सिलेंडर में, ठीक है, तो हम चूंकि जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है काफी अधिक होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होंगे। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे से हमेशा मूव करते, मतलब कि दूर भागते रहेंगे। तो भागने के कारण अगर हम यहाँ पर 1 kg हमने गैस फिल किया है इसमें, तो यही 1 kg गैस को हम ट्रांसफर कर देते हैं इसमें, तो ये भी क्या करेगा? इस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेगा। बात समझे कि नहीं समझे? उतने ही मॉलिक्यूल्स इस पूरे कंटेनर के, यानी कि ऊपर नीचे हर जगह रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का वॉल्यूम फिक्स है? जी नहीं, इन दोनों का वॉल्यूम क्या है? डिफरेंट। शेप की बात करें तो इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है। यानी कि गैस को जिस किसी कंटेनर में फिल किया जाए उस कंटेनर का शेप वो ऑक्युपाई कर लेगा। तो इनडेफिनिट वॉल्यूम होता है और इनडेफिनिट शेप होते हैं। ठीक है, उसके बाद दे हैव वेरी हाई इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। उसके पास क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी अधिक होते हैं। They are very weak intermolecular force of attraction। They have very weak intermolecular force of attraction। ओके, तो यहां से ध्यान दो, ये चीज हो गया ना। अब जो है थर्ड पॉइंट हो गया। अब देखो यहाँ पे ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, ये गैस था, स्पेस काफी अधिक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो? काफी कम होंगे।
अब जब स्पेस अधिक है तो उनको क्या किया सकता है, कंप्रेस किया सकता है। फोर्थ, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। वो क्या होता है, कंप्रेसिबल होते हैं। दे आर रिजिड होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं होते हैं, एकदम स्मूथली मूव करते रहते हैं, लेकिन में फ्लूइडिटी होती है। दे आर नॉट रिजिड, हैंस दे शो फ्लूइडिटी, हैंस दे शो फ्लूइडिटी, यानी कि फ्लो करते हैं जैसे हवा बहा। इसका मतलब क्या हो गया कि हवा जो है बहते रहता है, वो फ्लूइडिटी बिहेवियर शो करता है। सातवां, दे हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसको बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, वो गैस में है और ऑलरेडी इसके पास स्पेस अधिक है। ठीक है, डायमेंशन लो। उसके बाद क्या आते हैं, वेरी लो डेंसिटी। उसके पास क्या होता है, तो काफी लो डेंसिटी होती है। और ये तो यहां पे फिक्स है कि दे आर प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, दे आर प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर फिक्स है। अब जो है, क्योंकि डिफ्यूजन में आप जानते हो, मैंने अभी आपको बताया कि मिक्स होना, तो गैस गैस में आसानी से मिक्स हो जाता है। कहीं अगरबत्ती का स्मेल है, कहीं हवन हो रहा है, सब आपको महक पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, ये सारे प्रॉपर्टीज किसके हैं बाबू, तो ये सारे प्रॉपर्टीज जो है आपके गैस के हैं, आप इसे भी नोट कर लो। तो इस प्रकार से आपकी कंप्लीट जो है ना सॉलिड लिक्विड गैस के प्रॉपर्टीज हो गए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के स्टेट में क्या किस प्रकार से चेंज होता है, कौन से प्रोसेस उसमें होते हैं, और जिस टेम्परेचर पे वो अपने स्टेट में चेंज होते हैं उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करो, और जो भी डाउट हो आप हमें मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके आप डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके।